गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस थ्योरम को कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरा पहला 01 लेक्चर निकल चुका है जिसमें हमने आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताया, साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो किसी पर्टिकुलर सरफेस, किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, चाहे उस रीजन से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रहे हो या फिर उसे लीव कर रहे हो, उनका जो नंबर होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो जैसा हमने सीखा कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होते हैं, क्लियर। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड होते हैं। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मीन्स ऐसा नहीं है कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो कोई लाइंस बाहर की ओर निकलता हुआ नज़र आ रहा हो, बिल्कुल नहीं। कोई नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की ओर आ रहे हो, बिल्कुल नहीं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। एनीवे, जो भी हो, तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, कोई पर्टिकुलर सरफेस से हम जानना चाहते हैं कि इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो बस हमें इस बात को ध्यान देना है कि इस रीजन से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर को जा रहे हैं या फिर बाहर को आ रहे हैं, मतलब कितने इंटर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बस काउंट कर लो 1 2। बहुत स्पष्ट है कि इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होना चाहिए, 2 यूनिट। हमने आपको बता ही दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम होता है। अच्छा, ये एक्चुअली आउटवर्ड फ्लक्स है, मतलब इस रीजन से आउट हो रहे हैं, इसलिए आउटवर्ड फ्लक्स को हमेशा पॉजिटिव से दिखाते हैं। जबकि अगर यहाँ पर देखें, वही क्वेश्चन है कि इस रीजन के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो बस हमें ये देखना है कि इस रीजन से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रहे हैं, चाहे बाहर को निकल रहे हैं चाहे अंदर को आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अंदर को आ रहे हैं, यानी इनवर्ड फ्लक्स है। बस इनकी काउंटिंग कर लेना है तुमको। काउंटिंग करा 3, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि इस रीजन के लिए फ्लक्स का वैल्यू 3 होना चाहिए। माइनस हम इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं क्योंकि माइनस बस इशारा कर रहा है कि इनवर्ड फ्लक्स है, या यूँ कहें कि माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और आउटवर्ड फ्लक्स इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्ज है पॉजिटिव है। आउटवर्ड फ्लक्स के लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में हमने आपको एक फॉर्मूला भी दिया। वो फॉर्मूला क्या था कि अगर मान लो सपोज करो कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, हाँ ये सरफेस ओपन सरफेस भी हो सकता है, क्लोज सरफेस भी हो सकता है, क्लियर। तो मान लो हमारे पास कोई ये सरफेस है और तो स्वाभाविक है इसका अगर एरिया ए है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है नॉर्मल की ओर होना है, याद आ रहा है। और सपोज करो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तब हमसे किसी ने पूछा कि ज़रा बताइए कि सरफेस के लिए फ्लक्स क्या है, तो हमने एक फार्मूला भी आपको दिया। फार्मूला क्या था फ्लक्स के लिए, हमने बोला E डॉट ए। हाँ, जब इसी को हम ब्रेक कर रहे थे तो ए आ जा रहा था E A cos थीटा, जहाँ थीटा जो है E और A के बीच का एंगल है, क्लियर जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 फैक्ट पे डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, एक साथ में एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, साथ में इस एरिया वेक्टर का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ओरिएंटेशन क्या है, कितने के एंगल पे झुका हुआ है, एंगल पर भी जो है डिपेंड करना है। ये सारा डिस्कशन जो है पहले हो चुका है। बहुत बुक में जो है E डॉट ए न देकर E डॉट DS दिया रहता है। अगर सपोज करो कितने पोर्शन के एरिया को हम यदि DS कहते हैं, तब यहाँ पर उस केस में फॉर्मूला हो जाता E डॉट DS। इसलिए कंफ्यूज तुमको यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि बुक में खोल रहे हो तो तुमको मिल रहा है E डॉट DS, हम यहाँ पर E डॉट ए लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने एरिया ए लिया है, DS लिया है, आपकी मैटर है, आप जैसे हम दिखाना चाहो दिखा सकते हो।
तो ये सारा काम तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हमें मेनली जो है गॉस लॉ की स्टडी करना चाहते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का ये सबसे बेहद खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। एक्चुअली हम गॉस लॉ पढ़ते ही क्यों है? एक्चुअली गॉस लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं कि वेरियस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए यहाँ पर आसान हो जाता है। अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने बहुत उपाय लगाए, जिसमें हम शायद कुछ कभी बेसिक कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करा, कभी इंटीग्रेशन का यूज़ करा, कभी ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच के रिलेशन को हमने देखा, तो उसमें हमने करा क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। सबसे बेस्ट ऑप्शन गॉस लॉ आ जाने के बाद बहुत बेस्ट ऑप्शन माना जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। चार्ज चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे हमारा चार्ज एक्सपेंडेड फॉर्म में हो, वेरियस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस का जो लॉ है एक बैकबोन है, मीन्स रीढ़ का हड्डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यहाँ हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए हम आपको बताएं कि गॉस लॉ कहता क्या है। तो कहता क्या है, इट स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface it's 1/epsilon naught times the net enclosed charge। अच्छा होता है टाइम्स द नेट इनक्लोज्ड चार्ज। तुमको यहाँ पर ध्यान देना है एक तो क्लोज्ड सरफेस पे, और एक ध्यान देना है यहाँ पर नेट इनक्लोज्ड चार्ज पे। या इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी कभी कभी बोल देते हैं कि गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस passing through closed surface is just equal to the enclosed charge divided by epsilon naught। मीन्स तुमको बता दें कि एक्चुअली गॉस लॉ क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उसका वैल्यू बताता है। बहुत स्पष्ट है, कहीं भी गॉस लॉ अगर हम यूज कर रहे हैं तो पहले हमको कंफर्म होना होता है कि हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है कि नहीं। यदि तुम्हारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होगा तभी गॉस लॉ यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो कहना क्या है कि किसी क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, तो कहता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। क्यू इन मतलब इनक्लोज्ड चार्ज को दिखा रहा है। उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसमें परमिटिविटी का डिवाइड कर दे। जिस मीडियम में तुम्हारा चार्ज रखा गया है उस मीडियम के परमिटिविटी से तुमको डिवाइड करना होता है। अच्छा जी, यहाँ जो टर्म जो आ रहा है ये तुम समझ रहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। जरा पहले इस पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है किसी भी शेप में। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या है कि बाहर का एयर लाइट अंदर ना आ पाए, अंदर का एयर लाइट बाहर ना आ पाए। क्लोज्ड सरफेस समझ में आ रही है बात? मान लो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है और सपोज करो कि इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है। एक पॉइंट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड चार्ज यही हमारा क्यू इन है, इनक्लोज्ड चार्ज। सपोज करो कि 5 कूलॉम का है, पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर किया हुआ है। अब हम तुमसे कहें कि इस क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, ठीक। गॉस लॉ केवल सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स बताने का एक शॉर्टकट उपाय बताते हैं। अदरवाइज अगर ये लॉ नहीं होता और हमसे कोई ये प्रश्न पूछता कि ज़रा बताएं कि इस क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो हम क्या करते? हम कहते भाई पॉजिटिव चार्ज है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे, रेडियली आउटवर्ड होगा। हालांकि ये तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है,
समझने और समझाने का मात्र एक बेस बना हुआ है। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर को आते हैं और भी शायद क्लोज हों। ये तो डिपेंड करना है कि हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है या ज़्यादा है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये लाइन्स जो है डेंस होंगे, क्लोज रहे होंगे और क्लोज रहे होंगे, शायद ऐसा, और क्लोज रहे होंगे। और हमने आपको बताया है कि डेंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज होंगे, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है, चार्ज भी ज़्यादा रहा होगा, तो क्लोज रहे होंगे। वो डिपेंड करना है चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है या फिर ज़्यादा है। हमसे किसी ने पूछा कि ज़रा बताइए कि इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको काउंट करना चाहिए। ये सभी जो लाइन्स बाहर निकल रहे हैं, या फिर यदि नेगेटिव चार्ज होता तो ये जो लाइन्स अंदर को आ रहे हैं उनको काउंट कर देना चाहिए। उनकी जो गिनती निकल के आएगा उस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स वही होगा। प्रॉब्लम क्या है, अब भला इनको कौन काउंट करे, काउंट करने में तो समय लगे। और दूसरी बात ये, हम तो कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्चुअली यही हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि लाइन्स बाहर को निकलते हैं तो फिर काउंट कैसे हो। या अगर ये लाइन्स बाहर निकलते भी तो क्या इनको काउंट करना आसान होगा क्या? लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में लाइन्स होंगे, उनको गिनने में प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या? ठीक है, गॉस लॉ एक्चुअली आपको यही बताता है कि हम किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने का एक शॉर्टकट उपाय बताएंगे। ठीक है, एक्चुअली पहले हम इस टर्म को तुमको समझाते हैं। E.ds मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखा रहा होगा। सपोज करो, वैसे तो मेरे को पूरे इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। सपोज करो कि सरफेस पे एक छोटा सा रीजन हमने क्रिएट किया है जिसका एरिया बहुत स्मॉल है, ds। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल की ओर होगा। ये देखो ds, ऐसा मैं दिखा दिया। अब हम तुमसे ये कहें कि इस छोटे से रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस छोटे से रीजन के लिए, तो हम कहेंगे भाई देखो इस छोटे से रीजन से कितने लाइंस बाहर आ रहे हैं या फिर अंदर को आ रहे हैं। इस छोटे से रीजन से कितने लाइंस बाहर को जा रहे हैं या अंदर को आ रहे हैं, बस उनको काउंट कर लो। इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स वही होगा। अगर हम इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम d∅ कहते हो, स्मॉल फ्लक्स को दिखा रहा है। अगर रीजन बहुत छोटा है तो बहुत स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू भी छोटा ही होगा। इस छोटे से रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने d∅ से दिखा दी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो हम बोलेंगे कि इस छोटे से रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा E.ds। लेकिन हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था कि इस पूरे रीजन के लिए, इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो हम करते क्या है कि भाई छोटे से रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। ऐसा मान सकते हैं क्या कि ये पूरा जो ये क्लोज सरफेस है ऐसे कई स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा। इस पूरे क्लोज सरफेस को हम कई स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे हमने पूरे को पैक कर दी। क्लियर? ये मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है, उसमें छोटे छोटे कई स्मॉल एलिमेंट है, ऐसा हम मान सकते हैं। जब एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने फ्लक्स बता दी इतना होगा, तो हम कह रहे हैं भाई पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का यूज करके हम टोटल क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट कर लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल क्लोज सरफेस क्या होगा, तो हमने बोला कि दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हम यहाँ सर्किल बना रहे हैं, देखो ऐसा इंटीग्रेशन पहले हमने कभी नहीं देखा।
एक्चुअली ये जो सर्किल है बस इशारा कर रहा है क्लोज्ड सरफेस को, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग मतलब नहीं है। इस सर्किल क्या इशारा कर रहा है, सिर्फ क्लोज्ड सरफेस को इशारा कर रहा है। तो हमने बोला कि पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हम फ्लक्स निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन देकर हम टोटल क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। यानी तुम देख सकते हो ये पूरा टर्म जो है ये क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मतलब इस पूरे क्लोज सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को या अंदर को आ रहे हैं उसको इंडिकेट कर रहा है। ये पोर्शन क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस। कभी कभी इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल किसी किसी बुक में तुम देखोगे इस टर्म को बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होना, किसी किसी बुक में तुमको शायद ऐसा लिखा हुआ मिले, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इसका क्या मतलब निकलता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस। हाँ, तो हम लोग गॉस लॉ पे आते हैं। गॉस लॉ कहता क्या है कि भाई क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि सपोज करो कि एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, आप बताइए कि इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मतलब कितने लाइंस बाहर को या अंदर को आ रहे हैं। तो थ्योरेटिकली नियम क्या कहता है कि इनको काउंट करें, इन सभी लाइन को काउंट कर दें, जो नंबर्स आएंगे वही इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि काउंट करने में कितना प्रॉब्लम आएगा, वो भी एक तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर सही भी होता, लाइंस बाहर को भी निकलते, तो इनको काउंट करने में कितने प्रॉब्लम आने थे। तो गॉस ने बोला कोई बात नहीं, हम एक शॉर्टकट उपाय बताते हैं। शॉर्टकट उपाय क्या है कि अगर आप क्लोज सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इनको गिनने का जरूरत नहीं है, आपको इनको काउंट करने का जरूरत नहीं है। काउंट करके समय की बर्बादी ना कीजिए, हम एक शॉर्टकट उपाय बताते हैं। शॉर्टकट उपाय क्या है जी, तो कहता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, तो बोला 5 कूलम। और चार्ज ये जिस मीडियम में रखा है, सपोज करो कि मेरा ये चार्ज जो है वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम का परमिटिविटी से उसको डिवाइड कर दो। क्या बोल रहे हैं कि ये चार्ज जिस मीडियम में रखा है उसके परमिटिविटी से आपको डिवाइड करना है। ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेरा चार्ज वैक्यूम में रखा है, इसलिए हम वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करने जा रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट फिक्स वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। कह रहे हैं रख के इनको सॉल्व कर दो जी, जो आएगा वही इस क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब वही या उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड है या क्रॉस कर रहे हैं। कितना शॉर्टकट उपाय है यार, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तुमको करना क्या है कि तुमको क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए था, तो हमने बोला कि भाई अब इनको काउंट करने का जरूरत नहीं है, कितने लाइंस बाहर को या अंदर को जा रहे हैं, अब काउंट मत करो। गॉस लोग कहते हैं शॉर्टकट उपाय रख लो। करना क्या है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज इनक्लोज है उसमें परमिटिविटी को डिवाइड कर दो। किस परमिटिविटी को डिवाइड कर दो, तो चार्ज जिस मीडियम में रखा है उसके परमिटिविटी से डिवाइड कर लो। अक्सर प्रॉब्लम में चार्ज हमारा वैक्यूम में ही रखा होता है, इसलिए अक्सर बार तुमको एप्सिलॉन नॉट से ही डिवाइड करना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है
कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट इनक्लोज्ड चार्ज। अभी नेट इनक्लोज चार्ज कहने का मतलब क्या है? हो सकता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर और भी चार्ज रखे गए हों, तो आपको नेट इनक्लोज चार्ज की हम बात कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो सपोज करो कि कोई एक क्लोज सरफेस है, क्लियर है। सपोज करो कि यहाँ पर ये एक चार्ज हमारा यहाँ पर रखा गया है Q1, एक चार्ज यहाँ पर रखा गया है Q2, यहाँ पर ये चार्ज रखा गया है Q3। कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई निगेटिव भी हो सकता है, वो मतलब नहीं है। अब हमसे कहा कि ज़रा बताइए कि इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो हम कहते हैं क्यू इन कहने का मतलब है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है जी। तो हम कहेंगे कि भाई क्यू इन किस जगह पर होना चाहिए, Q1 + Q2 + Q3 बाय ε0, ऐसा होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि मान लो एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। जैसे मान लो कि एक चार्ज यहाँ है, ये +5 कूलॉम का है, एक चार्ज यहाँ है -5 कूलॉम का है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम बट साइन अपोजिट। याद आ रहा है? हम करें मान लो एक क्लोज सरफेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहला नंबर तो हम गॉस लॉ यूज़ करने जा रहे हैं, तो पहले हमको कंफर्म होना होगा कि हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज है कि नहीं। हम तुमको रिपीट करते हैं कि गॉस लॉ हमें तभी यूज करना चाहिए जब चार्ज जो है क्लोज सरफेस के अंदर हो, अदरवाइज हम गॉस लॉ यूज हम नहीं कर पाते हैं। हम रिपीट कर रहे हैं कि गॉस लॉ हमें तभी यूज करना चाहिए जब हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो। हमसे क्वेश्चन किसी ने पूछा कि जरा बताइए कि इस क्लोज सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, फ्लक्स क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई टोटल फ्लक्स होता है Q in बाई ε0। तो Q in की जगह पर क्या बोलेंगे, तो +5 कूलॉम प्लस -5 कूलॉम बाई ε0 8.85 × 10⁻12 कट गया, यानी फ्लक्स क्या होगा, 0। कभी कभी बोर्ड के क्वेश्चन में तुमको देखने को मिल जाए कि व्हाट शुड बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस कंटेनिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, 0 होगा, 0। ध्यान रखना, 0। अगर क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0। मीन्स क्या कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे क्रॉस नहीं कर रहे हैं क्या? समझो, ऐसा नहीं है। नेट फ्लक्स आपका 0 हो जाता है। सपोज करो +5 कूलॉम के चार्ज है, तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर को जा रहे होंगे, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके लिए उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर को आ रहे होंगे, उतने ही अंदर को आ रहे होंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ओवरऑल कितने लाइन्स बाहर को या अंदर को आ रहे होंगे? तो हम कह रहे हैं कोई भी नहीं, 0। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया जी। कभी कभी एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है कि मान लो कोई एक क्लोज सरफेस है, मान लो कोई एक क्लोज सरफेस है, और इसके लिए मुझे याद आ रहा है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कोई एक क्लोज सरफेस है और उसके लिए फ्लक्स है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। फ्लक्स नेगेटिव है, बहुत स्पष्ट है, किसका मतलब है कि इनवर्ड फ्लक्स होगा। इनवर्ड फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है क्लोज सरफेस को अंदर को जा रहे हो, यानी ये कितना है 1000, ये 1000 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। कह रहा है कि क्लोज सरफेस है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान इतना है। ठीक है, सॉरी, ये दूसरा प्रॉब्लम आ गया, कुछ और समझाना चाह रहे थे हम। करें क्लोज सरफेस है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना है, 0। तो क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे क्या कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? क्योंकि फ्लक्स 0 कब होगा, जब Q in 0 हो जाए।
इनक्लोज्ड चार्ज अगर जीरो हो जाए तो भी फ्लक्स जीरो होगा? बिल्कुल नहीं जी। हम कह रहे हैं, मान लो ये सपोज करो कि ये +10 कूलम का चार्ज है, सपोज करो कि ये -8 कूलम का चार्ज है, सपोज करो कि -2 कूलम का चार्ज है। तो इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे तो क्यू इन, तो टोटल को जोड़ना पड़ेगा। तो ये टोटल चार्ज जुड़कर कितना, 0/ε0। तो हम तुमको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 आ रहा है तो क्या हमें कह देना चाहिए क्या कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है? हम कहें नहीं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि क्यू इन का मान या नेट चार्ज कितना है, 0। ये कहना कि क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, हम कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। अगर कोई क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, और चार्ज होने के बाद भी फ्लक्स 0 हो सकता है। इसका मतलब अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 है, इसका मतलब ज़्यादा कहना अच्छा ये होगा कि उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, 0 है। यानी हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली गॉस लॉ जो है किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उसको बताने का एक शॉर्टकट उपाय इन्होंने दिया है। उस शॉर्टकट उपाय में तुमको क्या करना है, बस हमें ये देखना है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज इनक्लोज हैं और बस परमिटिविटी से डिवाइड कर देना है। चार्ज जिस मीडियम पर रखा गया है उस मीडियम के परमिटिविटी से डिवाइड कर देना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर सरफेस ओपन होता, जैसे हम तुमसे कह रहे हैं, मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे। अगर मान लो कोई सपोज करो कि कोई ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, तब हम कहें कि भाई गॉस लॉ यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या? हम कह रहे बिल्कुल नहीं। कह रहे गॉस लॉ कह रहे हम नहीं बता पाएंगे कि इस ओपन सरफेस के लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कह रहे तुमको अब तो काउंट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम सिर्फ हम क्लोज सरफेस के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बता सकते हैं। ठीक है, गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, शॉर्टकट उपाय है। लेकिन यार सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्यों यकीन करें कि ये जो बोल रहे हैं, जो शॉर्टकट उपाय बता रहे हैं वो सही ही है। यानी हमें गॉस लॉ का चाहिए प्रूफ। कितना शॉर्टकट उपाय है, क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या है, तो इन्होंने बोला कि चार्ज कितना इनक्लोज किया है क्लोज सरफेस, उसमें वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड कर दो। कितना शॉर्टकट उपाय है। अब लाइंस कितने बाहर निकल रहे हैं, अंदर को आ रहे हैं, अब उनको काउंट करने से हम बच गए। लाखों करोड़ों लाइंस काउंट करना क्या आसान है, और वो भी वो हाइपोथेटिकल सी बात है वो लाइंस। शॉर्टकट उपाय है। क्यों यकीन करें कि जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? हमें चाहिए प्रूफ। प्रूफ मीन्स क्या कि अब तक हमने गॉस लॉ के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी अब तक हमने सीखा उनका यूज करके क्या हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? अगर हम पहुँच गए तो इसका मतलब कि गॉस ने जो कहा, जो शॉर्टकट उपाय बताया वो सही होना चाहिए। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं गॉस लॉ का प्रूफ। और तुमको बता दें कि जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए गॉस लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी है। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है। हम क्लोज्ड सरफेस कोई भी शेप साइज में हम ले सकते थे, कोई भी शेप साइज में ले सकते थे। क्लियर? लेकिन हमने जानबूझकर हम यहाँ पर क्लोज सरफेस एक सिमेट्रिक शेप में लिए हुए हैं। आगे चलकर बात करेंगे कि हम क्लोज सरफेस, जिसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, हम सिमेट्रिक शेप में ही लेना क्यों पसंद करते हैं, आगे चलकर हम बात करेंगे। लेकिन तुमको बता दूं कि एक क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस किसी भी शेप में हो सकता है। क्लियर है? और सपोज करो कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये चार्ज वैक्यूम में है। क्लियर? स्फीयर क्लोज सरफेस हमारा कैसे स्फेरिकल शेप में, जिसका रेडियस हमने मान के चला है कितनी है, इसका रेडियस हमने मान के चली है कितनी, R।
बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज है जैसा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यूं बाहर निकल रहे होंगे। फिगर गंदा ना हो इसलिए हम दिखा नहीं रहे होंगे, समझो। बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर को निकल रहे होंगे। क्लियर है? सपोज करो ये पॉइंट है क्या, अब इस पॉइंट के अराउंड वी कंसीडर ये स्मॉल रीजन अराउंड द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के अराउंड एक छोटा सा रीजन हमने क्रिएट किया, एक स्फीयर है, ठीक है। मान के चलो उसका सेंटर पे चार्ज है, क्लियर, और उस स्फीयर पे एक छोटा सा रीजन हमने एक मार्किंग कर दी। दिमाग में तस्वीर बनाओ और सपोज करो कि इस छोटे से रीजन का, इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट का एरिया है ds, कितना ds। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल की ओर, तो ये है नॉर्मल ds। और स्वाभाविक है कि पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा होगा जो इस चार्ज से निकला होगा, इस पॉइंट P से होता हुआ बाहर निकला होगा। समझो हम क्या बोल रहे हैं, समझो। ए स्फीयर है, एक पॉइंट चार्ज है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकल रहे होंगे। तो एक ये हमारा पॉइंट P है, तो एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा भी तो रहा होगा जो पॉइंट P से होकर बाहर निकला होगा। ये होगा, बहुत बढ़िया से, मतलब कह सकते हैं कि पॉइंट P पर E और ds सेम डायरेक्शन में है, या कह सकते हैं कि पॉइंट P पर E और ds के बीच का एंगल कितना है, 0। ठीक है, गॉस लॉ को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, और जैसा हमने आपको बताया कि जो हमने पहले से सीखा हुआ है, कोई नई बात नहीं, जो पहले से सीखा हुआ है उनका यूज करके हम इस स्टेटमेंट तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि गॉस ने क्लोज सरफेस के लिए जो एक शॉर्टकट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो उपाय बताया है वो उपाय सही माना जाएगा। चलिए अब हम तुमसे ये कहें, पहले सीखा हुआ है कि पॉइंट चार्ज के कारण r के डिस्टेंस पे कोई है एक पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हमने सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए क्या, KQ/r², यानी हमने सीखा है 1/4πε0 Q/r², सीखा हुआ है ऐसा हमने। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हमने पहले देखा होगा। बहुत बढ़िया। अब हम तुमसे ये कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ओनली दिस स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स क्या होगा। अरे भाई सोचो, इस छोटे से रीजन से और भी तो लाइंस गुजर रहे होंगे, उस फिगर को हम गंदा नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम तुमको अलग फिगर समझाएं यहाँ पर। क्लियर है, यही हमारा पॉइंट चार्ज है, यही हमारा यहाँ पर पॉइंट P है। तुम अभी सिर्फ इस पॉइंट P के अराउंड तुम एक स्मॉल रीजन कंसिडर तुम किए हो, अभी तुम एक ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को तुम दिखाए हो। सोचो हम क्या कह रहे हैं कि इस छोटे से रीजन से और भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे होंगे। तो हम तुमसे कहें कि इस छोटे से रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो हम बस कहेंगे कि इस छोटे से रीजन से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं उनको काउंट कर लिया जाए। 1 2 3 4, यानी क्लियर हो गया है कि इस छोटे से रीजन के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम डिफाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा क्या। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, अगर उसे हम डिफाई कहते हो तो ये होना चाहिए E.ds from the definition of electric flux। हाँ बढ़िया है जी, अगर इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा E.ds cos, E और ds के बीच का एंगल हो जाएगा cos 0 होता है 1, यानी ये हो गया तुम्हारा E.ds। ठीक है,
अगर इनका वैल्यू अगर हमें पता हो, ई का वैल्यू पता हो, डी एस का वैल्यू पता हो, रख देंगे तो इस छोटे से रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी हमको हो जाना है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम इस पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना चाहते थे। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने तो सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स तुमने बताया। तो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा हम नहीं कर सकते क्या कि पूरा ये हमारा जो स्फीयर है, जो क्लोज्ड सरफेस है, ये छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना है। ये देखो ऐसा कुछ पूरे ऐसा हमने कर दिया भाई कि पूरा क्लोज सरफेस कई छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। मान लो एक क्लोज सरफेस हम कैसा लिया, स्फीयर के रूप में लिया। जैसे मान लो फुटबॉल, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है। इस फुटबॉल के बाहरी सरफेस पे छोटे 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 गोले मार्किंग कर लो, पूरे में, होल में, ठीक है, पूरे में। तो जब हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर हम फ्लक्स बता पाए, उसी प्रकार से हम पुनः मेहनत करते, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए ई डॉट डी एस, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस। इसी प्रकार से इस पूरे क्लोज सरफेस पे जितने भी स्मॉल एलिमेंट है, सबके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बारी बारी से अलग अलग निकाल लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या टोटल क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी हो जाएगा क्या? तो हम कहना चाहते हैं नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a whole closed surface क्या होगा? तो हम कहते हैं कि इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी फाई इज इक्वल टू है ई डी एस। तो हम चलिए दोनों तरफ जा रहे हैं इंटीग्रेट करने। ये तुमको समझ में आ रहा है कि हम सर्किल क्यों दे रहे हैं? इशारा कर रहा है क्लोज सरफेस को, बस, और कुछ नहीं। हमने बोला कि इस क्लोज सरफेस पे जितने भी स्मॉल एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बारी बारी से अलग निकाला हुआ है, हम उसको, ये तो सिर्फ देखो, ये तो सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स है ना। तो इस क्लोज सरफेस पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने अलग अलग निकाला हुआ है, हम उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट है यार कि सॉल्व होकर जो आएगा वो पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बहुत बढ़िया जी। डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया? फाई। अरे फाई मीन्स टोटल फ्लक्स फॉर दिस क्लोज सरफेस, ये हुआ। हम कह रहे हैं कि ई यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, इसे आना होगा इंटीग्रेशन के पीछे। अब तुम बोलोगे कैसे पता चला कि ई यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन के पीछे आना चाहिए। तुम सोचो, अगर हम इस क्लोज सरफेस पे पॉइंट कहीं पर भी लेते, क्या हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता? क्या होता सेम? अरे भाई, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम होता। इसका मतलब है कि सरफेस पे हम पॉइंट कहीं पर भी लेते, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता, कांस्टेंट होता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला भाई कांस्टेंट है, तो आपको इंटीग्रेशन के पीछे जाना पड़ेगा। अभी जैसा हमने बताया कि मेरा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, हालांकि इसी क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। आगे चलकर इस पर भी हम बात करेंगे। गॉसियन सरफेस इसलिए कहते हैं कि हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, हम चाहें तो गॉस लॉ लगा सकते हैं। क्योंकि इन्हीं सरफेस के कारण हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, इसलिए हम इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। यानी गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो ये हमारा चार्ज है Q, ठीक है, हमें क्लोज सरफेस चाहिए था, हमने स्फेरिकल मोड में ही जो है क्लोज सरफेस क्यों लिया? हम कह रहे ऐसे भी ले सकते थे, हम
कह रहे कोई बात नहीं लेते, तो भी रिजल्ट वही आता, लेकिन हमने स्फेरिकल शेप में ही क्लोज सरफेस क्यों लिया? तो हमने सोचा कि अगर मान लो जैसे यहाँ पर हम पॉइंट लिए थे, यहाँ पर पॉइंट लेते तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और कम हो जाता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता। तो हमने जानबूझकर ऐसा हमने सिमेट्रिक शेप में ही जो है गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, जिससे कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सेम मिल सके। वरना अब मेजरमेंट की बात है, अगर हम यहाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड काश अगर हम मेजर कर पाते तो शायद हम तुमको क्या समझाना चाह रहे हैं, हमें गॉसियन सरफेस लेना है, हमें क्लोज सरफेस लेना है, तुम किसी भी शेप में लो यार, किसी भी साइज में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। साइज वाली बात करी ना, थोड़ा रुको हम बात करते हैं। गॉसियन सरफेस किसी भी शेप में ले सकते हो और कोई भी साइज का ले सकते हो। मतलब स्फीयर लेना था, क्या हम इतने ही बड़ा ले सकते हैं, और बड़ा नहीं ले सकते थे, और बड़ा नहीं ले सकते थे? हम कह रहे हैं कि ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि साइज पर भी हम बात कर रहे हैं, मान लो कि एक हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस, मान लो कि स्फीयर के रूप में ही है, सपोज करो कि यहाँ पर मान लो +5 कूलम का चार्ज है, मान लो, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होंगे? बाहर निकल रहे होंगे। अब हमसे किसी ने पूछा कि भाई इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मान लो सपोज करो कि 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोज सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं? 1000। यही हमारा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस हम चाहे तो गॉस लॉ यूज करके हम इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हैं, 5 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻²। सपोज करो उसको हल किया तो कितना आया? 1000। इसका मतलब है कि कितने लाइन्स बाहर निकल रहे? 1000। एक टेक्स्ट बुक में तुम्हारे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्लोज सरफेस है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है। यदि हम इस क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस के रेडियस को बढ़ाकर दुगना कर दें, पहले कह रहा है कि इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो फ्लक्स इतना है, अब रेडियस हमने बढ़ाकर दुगनी कर दी है, अब फ्लक्स कितना होगा? हम कह रहे हैं कि रेडियस बढ़ाकर दुगने कर दिए तो अभी भी इस क्लोज सरफेस से उतनी ही लाइंस बाहर निकल रहे हैं क्या? अगर 3 गुना का रेडियस बढ़ा देते तो भी उतनी ही लाइंस बाहर को जाते या अंदर को आते क्या? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है जी कि क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस साइज से मैटर नहीं करता है। साइज गॉसियन सरफेस हमने लेना था, हम छोटा स्फीयर भी लेते, बड़ा स्फीयर भी लेते, उतनी ही लाइंस बाहर निकलते। इसलिए तुम जरा ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं कि गॉसियन सरफेस जो है हम किसी भी शेप या किसी भी साइज में हम ले सकते हैं। यानी हम एक कंक्लूजन तक पहुंचना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface remains same. It is free from the shape and size of the Gaussian surface or closed surface. It doesn't matter कि your closed surface or Gaussian surface have what are its shape and size. ज़रा इस बात को तुमको ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस किसी भी शेप में हो, किसी भी साइज में हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा सेम रहता है। एनीवे, तो गॉस लॉ का प्रूविंग चल रहा है, हम मुद्दे से भटक जा रहे हैं, इधर उधर निकल जा रहे हैं। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि भाई d∅ का इंटीग्रेशन फाई हो गया, ये कांस्टेंट टर्म में जानबूझकर हमने गॉसियन सरफेस ऐसा लिया है जिससे कि हमको काउंट करने में, हिसाब लगाने में प्रॉब्लम ना हो ना। सिमेट्रिकल शेप इसलिए लिया है कि हर पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सेम मिलता। अगर अदरवाइज सिमेट्रिक होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते, कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता, कहीं ज़्यादा होता, तो किस ई को सेलेक्ट करने प्रॉब्लम हमें ये आने लगता। ई कांस्टेंट टर्म में ये पीछे गया। अब इतने का क्या मतलब है? ए ds क्या है? एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया है। एक स्मॉल एलिमेंट, यही देखो, यही इसी का एरिया है। एक इस पोर्शन का क्या मतलब है? कहता है कि इस ये सर्कल कर रहा है क्लोज्ड सरफेस पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट है सबके एरिया को इंटीग्रेट कर दो। समझो इसका मतलब क्या है? इस सर्किल का है कि इस क्लोज्ड सरफेस पर
जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं उन सब के एरिया को इंटीग्रेट कर दो। अरे यार बहुत स्पष्ट है कि अगर इस पे छोटे छोटे तुमने स्मॉल एलिमेंट रखा हुआ है तो सभी स्मॉल एलिमेंट की एरिया को निकालोगे तो कितना होगा 4 पाई इंटू उसका रेडियस का होल स्क्वायर। कहूं क्या ई का वैल्यू रख दूं क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और इतने का मतलब क्या हो गया टोटल एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। इसको मिटाऊं यानी इतने का मतलब क्या है कि टोटल एरिया ऑफ क्लोज सरफेस कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बड़े आराम से 4 पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया यानी फ्लक्स आ गया क्यू बाई रह गया एप्सिलॉन नॉट। हम चाहें क्या तो इस Q को Q इन कह दूं क्योंकि एक क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज को दिखा रहा है तो इस Q को लास्ट में हमने लिख दिया Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट और यही तो है गॉस लॉ। अब तुम समझ सकते हो कि इसमें हमने कोई नई काम नहीं की, जो हमने पहले सीखा हुआ है उनका यूज करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब तो तुमको मानना ही पड़ेगा कि गॉस ने जो शॉर्टकट उपाय बताया क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए वो सही है। बहुत आसान काम है। किसी क्लोज सरफेस के लिए तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए हो, तुमको करना क्या है बस देखना है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है उसमें एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर दो। कोई लाइंस काउंट करने का जरूरत अब नहीं रहा थी। चलिए तो हम जो यहाँ से सीख पा रहे हैं, हालांकि अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे गॉस लॉ पर बेस्ड, कुछ एनसीईआरटी के कुछ अलग से भी मेनली तो न्यूमेरिकल्स डिवोटेड वीडियो अगला होगा। लेकिन कुछ निष्कर्ष, हम पहला निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि गॉस लॉ इज वैलिड। गॉस's लॉ इज वैलिड only for closed surface। इस बात को तुमको नोट कर लेना है कि गॉस लॉ केवल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता पाएगा। ओपन सरफेस के लिए कहता हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बता सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि कभी कभी हम ओपन सरफेस के लिए भी हम गॉस लॉ का यूज करके हम अपना काम कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, लेकिन तुमको ध्यान रखना होगा कि क्लोज सरफेस के लिए ही तुमको गॉस लॉ यूज करना है। ठीक है, ये पहला निष्कर्ष निकला। इफ क्यू नेट, क्लोज सरफेस के अंदर जो क्यू नेट जीरो है तो स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन मतलब क्यू नेट, अरे क्यू इन का मतलब यहाँ क्यू नेट कोई तो दिखा रहा है जीरो बाई एप्सिलॉन, कितना होगा जीरो। तो तुमको समझना पड़ेगा कि क्लोज सरफेस का अगर टोटल चार्ज जीरो है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि एक निष्कर्ष करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, फॉर ए closed surface containing dipole, containing electric dipole। ध्यान रखना होगा। तो इसी का वो रूप हो गया, क्योंकि अगर क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल है तो क्यू नेट तो जीरो होगा, क्यू नॉट जीरो होगा तो फ्लक्स भी जीरो होगा। एक चीज़ और तुमको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is zero due to a charge lying outside the closed surface, outside the closed। ये नहीं समझे
ये समझ में नहीं आया, ये लाइन क्लियर नहीं हुआ, तो अब क्लियर करते हैं। मान लो एक क्लोज सरफेस है, मान लो एक क्लोज सरफेस, ये कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी शेप वाली, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ऐसे पास कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया। एक क्लोज सरफेस है, हम कह रहे हैं, और चार्ज किधर रखे हैं, बाहर। अच्छा ऐसे दिखाएं, क्लोज सरफेस तुमको अच्छा समझ में आया, हम क्यूब बना लेते हैं। हम तुमको बोल रहे हैं क्लोज सरफेस किसी भी शेप साइज में हो, कोई मैटर नहीं है इसके लिए जी, ये ठीक है। क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं। मान लो Q1 चार्ज यहाँ है, Q2 चार्ज इधर है, Q3 चार्ज इधर है, आउटसाइड है, अंदर नहीं है। क्लियर है? तो हम कह रहे हैं कि इस आउटसाइड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो। क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि जो गॉस लॉ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है कि Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, हमें अंदर का चार्ज चाहिए। अंदर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर बाहर है, जो भी चार्ज है बाहर है, लेकिन फॉर्मूला का डिमांड कहता है कि Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। यानी यहाँ Q इन है ही नहीं, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो ड्यू टू ए चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस के बाहर यदि कोई चार्ज है, बाहर, तो तय मानो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ का यूज करते होती क्यू इन जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज को ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो है क्या होगा, ये जीरो होगा। अब तुम समझ रहे हो कि गॉस लॉ एक्चुअली हमें क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक शॉर्टकट उपाय हमें बताता है। क्लियर हो गया? कैसे यूज करना होगा इसको क्वेश्चन बनाने में, अगले वीडियो में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस गॉस लॉ पे न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा। यदि तुम इस थ्योरी को ठीक से समझ चुके तो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स निकालना होगा, जिसमें हम एनसीईआरटी का भी कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और कुछ अलग से भी बनाएंगे। तो आज यहीं पर वीडियो को हम लोग रोकते हैं। आई थिंक तुमने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब तुमको गॉस लॉ बहुत आसान लगने लगा है। क्या है गॉस लॉ? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इनक्लोज चार्ज। मीन्स कोई एक क्लोज सरफेस है, इसके लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बस हमको ये देखना है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो। अब कितने लाइंस बाहर निकल रहे हैं या फिर अंदर को आ रहे हैं, उनको काउंट नहीं करना है। क्लियर? तो आज यहीं पर वीडियो को रोकते हैं और बहुत जल्द, हम तो कहते तो बहुत जल्द लेकिन हो जाता है देर, तो बहुत जल्द जो है अगले वीडियो हमारी मुलाकात होनी है। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।